Let us start with a new chapter. Name of the chapter is capital structure, or we can say that it is also called capital structure theories. That is a new chapter that we are going to start. Let us have an understanding that what are the learning points that we have say in this chapter. So basically friends, ये चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ऐसा इसका नाम है। तो पहला दो वर्ड है ना, उसको मैं सबसे पहले समझाता हूँ। पहला दो वर्ड है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का सिंपल मतलब होता है फंड्स। तो जो भी हमारे फंड्स है ना, उसका स्ट्रक्चर ही हमको समझना है। दैट इज कंसीडर्ड टू बी द कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से बिजनेस करने के लिए we require the funds. Why? Because we are going to make investment in the business. और जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें हम लोग समझ सकते हैं that we are going to make investment in fixed asset. We are going to make the investments. We are going to make investment in current assets. We have the current liabilities simultaneously. Current liabilities को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूं, then in that case it will become the working capital. यानी बेसिकली हमारे तीन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है। एक है फिक्स एसेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है वर्किंग कैपिटल। ये तीन इन्वेस्टमेंट्स हमको बिजनेस में करने हैं एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट वी आर सपोज टू हैव द फाइनेंसिंग। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फाइनेंसिंग लेना पड़ेगा मार्केट से। ये चैप्टर में हम लोग ऐसा समझने वाले हैं that say to what extent we should have our own financing and to what extent we should be having outsiders financing. तो कितना प्रोपोर्शन हमारा खुद का फाइनेंसिंग होना चाहिए और कितना प्रोपोर्शन हमारा बाहर का फाइनेंसिंग होना चाहिए, वो स्प्लिट हम लोग ये चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर like this capital structure that we are required to decide over here. To what extent we should be having own financing and to what extent we should be having outsiders financing. ये हमको ये चैप्टर में डिसाइड करना है, ये चैप्टर में हमको लर्न करना है। So we understand that suppose कि हमको फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल है, कुल मिला के 50 लाख रुपीस का फंड्स का जरूरत है। तो ये 50 लाख रुपीस के फंड्स में हमारा खुद का फाइनेंसिंग कितना होना चाहिए और बाहर वालों का फाइनेंसिंग कितना होना चाहिए, वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये डिसाइड हमको इस हिसाब से करना है सो दैट से वी विल बी एबल टू वन रिड्यूस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी विल बी एबल टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ द फर्म। ऐसा करके हमको यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर हमको इस हिसाब से डिजाइन करना है सो दैट वन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो और दूसरा वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो। इस हिसाब से हमको कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। ये वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपको मालूम ही है, इस हिसाब से हमको कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ एक्सपर्ट्स ने उनका व्यू दिया है दैट से कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया, दैट इससे करना चाहिए, और वो हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, जिसका नाम है नेट इनकम अप्रोच, जिसका नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसका नाम है मोदी किलानी मिलर अप्रोच, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेड ऑफ अप्रोच एंड पिकिंग थियरी। ऐसा करके हमको अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज लर्न करना है। सो ये चैप्टर में हम लोग ये लर्न करेंगे दैट से ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज के हिसाब से हमको कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना चाहिए
यानी जो भी पैसा चाहिए उसमें से कितना प्रपोर्शन हमारा खुद का होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन बाहर का होना चाहिए, और ये प्रपोर्शन हमको इस हिसाब से डिजाइन करना है, इस हिसाब से डिसाइड करना है, so that we will be able to reduce the weighted average cost of capital and we will be able to increase value of the firm. इस हिसाब से हमको डिसाइड करना है. चलो write down a note for the initial point. First one, write down in the chapter of capital structure theories, comma, we are going to learn that how to finance requirement of funds. That is the first thing. Second, in order to finance requirement of funds, comma, the company can either use own financing or combination with combination of own financing with outsiders financing. Full stop. Third point, we are going to understand how to determine optimum proportion of own financing with outsiders financing so that A, weighted average cost of capital is reduced, B, value of firm is increased. Fourth point, we are going to learn following capital structure theories. उसमें लिखो ए, नेट इनकम अप्रोच,
In bracket write down NI approach. B. Net operating income approach. In bracket write down NOI approach. C. Modi Gilani Miller approach. मोदी जी यहाँ पे भी है MM approach. Fourth, that is D. Traditional approach. E. Trade-off approach. F. Picking theory. Now friends, over here there is one thing that I want to tell you is like this कि सपोज मैं ऐसा यूट्यूब पे सर्च करता हूँ एज अ स्टूडेंट दैट हाउ टू पास CA इंटरमीडिएट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा मैं सर्च करता हूँ तो देयर आर लिस्ट ऑफ द वीडियोस, है ना, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं. सपोज कि मैं उसमें से 10 वीडियोस देखता हूँ, एकदम सिंसियरली 10 वीडियोस देखता हूँ. देन व्हाट डू यू थिंक, ये जो 10 वीडियोस मैंने देखे, हर एक का जो कंक्लूजन होगा, है ना, हर एक का जो पढ़ाई करने का तरीका होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? करेक्ट आंसर कि सबका जो मेथड होगा से दैट इज से हाउ यू शुड स्टडी वो अलग अलग होगा. और एंकर्स लोगों का कुछ अलग होता है, मेरे जैसे पुअर स्टूडेंट का कुछ अलग होता है, आपके जैसे हार्ड वर्किंग या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कुछ अलग होता है. तो सबका क्या अलग अलग मेथड रहता है. सी जो 10 वीडियोस मैंने देखे तो 10 में से ऐसा कोई नहीं था कि जिसको मुझे कंफ्यूज करना था, जिसको ऐसा था कि मैं कोई भी मेरा वीडियो देख के फेल हो जाए. ऐसा किसी का इंटेंशन नहीं था. इंटेंशन सबका बोनाफाइड ही था. क्या कि ये वीडियो देख के दैट्स समबडी हैज एन इंस्पिरेशन और समबडी विल गेट अ गाइडेंस दैट्स कैसे पास होना चाहिए, ऐसा हम लोग कुछ समझते हैं. सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट्स द प्रोसीजर अलग अलग है, उसका दैट इज से इंटेंशन सबका एक ही है. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा. फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना तो कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का कंक्लूजन सेम होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करना चाहिए. हमको डिसाइड क्या करना है, दैट्स द प्रोपोर्शन डिसाइड करना है. तो कुछ का कंक्लूजन होगा ना वो सेम होगा कि भी हमको इस हिसाब से फाइनेंसिंग करना चाहिए. कुछ का कंक्लूजन कुछ अलग होगा. सो यू डोंट हैव टू मेक एन इंटरनल कंपैरिजन बिटवीन देम. You just have to study one, then forget. Study the next, forget. Study the next, forget. That is the way we are supposed to have understanding of the individual theory. We do not have to make a kind of comparison among them. So just make sure that से हर एक का conclusion आपस में मिलता जुलता नहीं भी हो सकता है. ठीक है. So let us next point. Conclusion of each theory, comma, may match, comma, may not match. Full stop. We only have to understand
each of the theory separately. Full stop. So dear students, the kind of the bifurcation which I have made for the chapters, और मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं उसको एग्जामिनेशन में कितना पूछा गया उसका मैंने एक स्कैनर प्रिपेयर किया है, इन विच मई 18 में 5 मार्क्स का, नवंबर 18 में 10 मार्क का एंड जनवरी 2021 में वापस 10 मार्क का. So this is the on an average weightage given to this chapter from the questions which I have kept over here. Dear students, remember that से जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, वो जो सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में वो बेसिकली ये चैप्टर के हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, उस हिसाब से मैंने वो क्वेश्चंस वहाँ पे आपको पढ़ाए हैं. सो जस्ट एन एनालिसिस दैट आई वांट टू टेल यू. Let us start with the question. Consider following information. Information is provided about two companies X and Y. Total capital employed is 1 lakh rupee by each of them. We have been given that the X company has equity and debt financing like this. Y company का debt और equity ये proportion में है. You are required to answer that KE का मतलब क्या होता है, cost of equity, of which company would be relatively more. तो दोनों में से कौन से कंपनी का cost of equity comparatively ज़्यादा होगा, that is a question. Let us have understanding that say how we can determine कि कौन सी कंपनी का cost of equity comparatively ज़्यादा होगा. Everybody is requested to pay attention over here. सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए. See X company and Y company, debt financing and equity financing. Total debt financing कितना है 10,000, equity financing कितना है 90,000, टोटल क्या हुआ 1 लाख. We understand that say 10,000 rupees out of 1 lakh. So 10% is debt financing and the remaining 90% is equity financing. That is 90,000 divided by 1 lakh. And the total is of course 1. Similarly for company Y, the debt financing is 80,000 and equity financing is 20,000. Again this is 1 lakh. अगर हम लोग वेट कैलकुलेट करते हैं या प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं, इट इज 0.80 and it is 0.20. So it is 80,000 divided by 1 lakh. And 20,000 again divided by 1 lakh. So the total is 1. अच्छा, so we understand that से दोनों कंपनी में डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन अलग अलग है. Now understand carefully friends. Cost of equity का मतलब क्या होता है? Cost of equity का सिंपल मतलब ये है that this is the cost to the company for raising the equity financing. कंपनी को जो कॉस्ट है वो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है. इन्वेस्टर को कुछ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न चाहिए और उसके हिसाब से दैट बिकम्स कॉस्ट टू द कंपनी. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कौन से रेट से रिटर्न चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिस्क लगता है. वी अंडरस्टैंड लाइक दिस दैट as far as the debt financing is concerned,
कंपनी वाई का डेट फाइनेंसिंग क्या है 80% और कंपनी एक्स का कितना है सिर्फ 10% ही है. Since the debt financing proportion of the Y is more, so we understand that so the cost of equity for Y will be more than cost of equity of X. Y कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा X कंपनी से ज्यादा होगा. क्यों ऐसा वो अभी हम लोग समझते हैं. We understand like this. Y कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना वो क्या सोचेंगे वो कुछ ऐसा सोचेंगे that the company has, that is my company has raised substantial debt financing. तो उसकी वजह से क्या होगा that a substantial amount of the earning will be paid in form of financial charges. फिर मुझे पैसा मिलेगा. So the financial break even point for company Y will be more than X. इसलिए इक्विटी शेयरहोल्डर्स का रिस्क बढ़ जाएगा. दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी का बिजनेस है ना उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी तो रहता ही है. We understand that say as far as the company Y is concerned, अगर कुछ ऐसा होता है कि let us say for 1 year, 2 year, 3 years, suppose से कंपनी को बिजनेस अच्छा नहीं मिलता है and because of that so the earning of the company is falling down, then there are fair chances that से कंपनी Y क्या हो जाएगा लिक्विडेशन में चला जाएगा. Chances that the company Y will go into liquidation is more than company X. क्यों क्या कंपनी X के पास ओन फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है. तो अगर कुछ अर्निंग में वेरिएबिलिटी आता है तो वो लोग एब्सॉर्ब कर पाएंगे. बट कंपनी Y will not be able to absorb it. Why? Because we understand that से उनका डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है. तीसरा, we understand that say an advantage called trading on equity. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है दैट से यू earn at a higher rate and you have to pay fixed financial charges at a lower rate. तो उसका जो डिफरेंस होता है ना उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहा जाता है. तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा वी अंडरस्टैंड दैट से द कंपनी वाई को होने का ज्यादा चांसेस है. क्यों? क्योंकि कंपनी वाई में डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है. सो अल्टीमेटली द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ कंपनी वाई वुड बी एक्सपेक्टिंग कि जो भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा होने वाला है कंपनी को वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा हमको पास हो. दैट इज द रीजन सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी वाई विल बी मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी एक्स. क्यों? क्योंकि वाई कंपनी का डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है.